बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। 1 जुलाई यानी कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज है डॉक्टर्स डे। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। एक इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर उसकी सुरक्षा के हर पड़ाव पर एक डॉक्टर उसके साथ होता है। बात कोरोना काल की करें तो कोरोना काल में किस तरह हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी भूमिका निभाई, ये किसी से नहीं छिपा। डॉक्टर के इसी सेवा भाव और उनके काम को सम्मान देने के लिए हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस खास दिन के लिए इंडिया न्यूज भी असली हीरोज को सलाम करता है। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर पैरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पानीपत की तरफ से प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर गिरीश अरोड़ा पानीपत के जाने माने बच्चों के डॉक्टर हैं, जिनके पिता डॉक्टर कश्मीरी लाल भी पिछले 40 सालों से पानीपत के जाने माने फिजिशियन रहे हैं। डॉक्टर बीके गुप्ता आई स्पेशलिस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस खास कार्यक्रम में अपने हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। डॉक्टर्स डे आज हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है। जन्म से जब इंसान का जन्म होता है तब से लेकर हर पल जब भी बीमारी से इंसान जूझता है, शरीर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या होती है, तो वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो हमें बेहतर जीवन देते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं। और कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। किस तरह से डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार वालों की परवाह किए बिना, कैसे अस्पतालों में जब लॉकडाउन था, सड़कें सुनसान थी, लोग अपने घरों में कैद थे, उस वक्त महामारी के दौरान जो लोग इसकी चपेट में आए महामारी की, उनकी जान कैसे डॉक्टर्स ने बचाई है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, क्या उनकी भूमिका रही है, इसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। और ना सिर्फ कोरोना काल में बल्कि निजी जीवन में कभी भी किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी हमें किसी तरह की समस्या या परेशानी आती है तो डॉक्टर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमें उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए। इसके अलावा हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में भी डॉक्टर्स की बड़ी और अहम भूमिका रहती है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे पर इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों के लिए ये खास पेशकश लेके आया है, जो कि डॉक्टर्स को सलाम करते हैं हम, चूँकि असली हीरोज डॉक्टर को कहा जाता है। एक तरफ जहां सेना के जवान सरहद पर तैनात रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, वहीं डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे बेहतर जीवन के लिए, हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमें सभी बीमारियों से दूर करने का जो मुख्य काम है वो डॉक्टर्स की तरफ से किया जाता है। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ अलग अलग खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे हम डॉक्टर्स डे पर चर्चा करेंगे। इस खास कार्यक्रम का मकसद दरअसल उन डॉक्टर्स को सलाम करना भी है जो कि वक्त की परवाह किए बिना, दिन की परवाह किए बिना हर वक्त तैयार रहते हैं, मरीजों के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द समय पर बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। और क्या भूमिका डॉक्टर्स की कोरोना काल में, कोविड काल में रही है, इसे बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। और यही वजह कि इस खास कार्यक्रम के जरिए हम डॉक्टर्स को, एक कोशिश हमारी है कि डॉक्टर्स को हम सैल्यूट कर सके, उनके योगदान को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझा चुके। और सिर्फ एक दिन क्यों, हर दिन डॉक्टर्स डे होना चाहिए। जो सम्मान डॉक्टर्स को मिलना चाहिए उसको लेकर इस खास कार्यक्रम में हम अपने चर्चा करेंगे कि एक ही दिन सिर्फ क्यों, डॉक्टर्स का हर दिन होता है, क्योंकि बिना डॉक्टर्स के शायद बेहतर जीवन जी पाना नामुमकिन है, बेहद मुश्किल है। क्योंकि आजकल चूंकि खान पान जिस तरह से बदला है, पिछले कई सालों में बीमारियां कैसे बढ़ी हैं, उन सब से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर्स एक बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गिरीश अरोड़ा है, पेडिस्ट्रिशियन है, आईएमए प्रेसिडेंट पानीपत। इसके अलावा डॉक्टर बीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का हमारे साथ। और भी खास मेहमान हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल गिरीश अरोड़ा जी से और बीके गुप्ता जी से चर्चा करते हैं। डॉक्टर गिरीश, आज डॉक्टर्स डे है सर। सबसे पहले तो आप दोनों ही डॉक्टर्स को, ना सिर्फ बल्कि देश भर के सभी डॉक्टर्स को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं।
डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर्स डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ एक दिन डॉक्टर्स का होना चाहिए? क्योंकि हमारे जन्म के साथ ही डॉक्टर्स का जो रोल है हमारे जीवन में वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स की मदद से ही हम इस दुनिया में आ पाते हैं और पूरा जीवन भर जो भी हमें समस्याएं रहती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है डॉक्टर्स का। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर गिरीश अरोड़ा, आईएमए प्रेसिडेंट, और मैं आईएमए प्रेसिडेंट पानीपत से। मैं पीडियाट्रिशियन, मैं बच्चा एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ रेनबो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। डॉक्टर्स डे मेरे हिसाब से तो डॉक्टर्स डे नहीं है, पेशेंट डे ही होना चाहिए, क्योंकि एज डॉक्टर्स हम लोगों के लिए जस्ट लाइक एनी अदर डे। लेकिन एक दिन अच्छा लगता है कि जब सुबह सुबह आप उठें और आपके मैसेज मिले आपके अपने पेशेंट से, अपने चाहने वालों से, आपके रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, कोलीग से, कि एक दिन आपको भी याद दिलाया जाए कि हाँ आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो अभी भी यही लगता है कि टिल डेट जो हमारा प्रोफेशन है, स्टिल द नोबलेस्ट प्रोफेशन। ठीक है कि पिछले कुछ सालों में ये काफी एक समझिए दरार आई है एक हमारे और एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में, कि जो आज से 15-20 साल पहले की अगर बात करें, जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट वाला फेथ रहता था, वो शायद आज की डेट में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई सर्विस हो, चाहे वो क्या कहते हैं कोई बिजनेस हो, स्टिल जो मेडिकल प्रोफेशन है, इट इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। और मैं सबको बहुत बहुत अपने सारे डॉक्टर फ्रेंड्स जो हैं, जो जिनको मैं जानता हूं, और उन सबको जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, जितने भी मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, डॉक्टर कम्युनिटी हैं, उनको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनसे मैं कामना भी ये करता हूं कि वो जैसे मन लगा के जब से उन्होंने ये एमबीबीएस की डिग्री ली है, जब से हिपोक्रेटिक ओथ ली है, तब से जैसा काम करते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वो उसी ईमानदारी से अपने मरीजों की सेवा करते रहे, जहां पे भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, बड़े हॉस्पिटल में हैं, छोटे हॉस्पिटल में हैं, क्लिनिक में हैं, तो अपने सेवा भाव में कमी ना आने दें। अगर हम ही वो लोग हैं जो किसी भी हमारे मरीज को दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो पहला फोन या पहली पहुंच वो हम तक करता है, और हमसे एक उम्मीद रखता है कि हम उनको एक अच्छी सलाह देंगे, एक अच्छा इलाज करेंगे। वो दिन हो रात हो वो ये नहीं देखता। तो I congratulate all the doctors on this Doctors Day, and not only doctors, all the para-doctor medical community also, all nursing staff और पैरामेडिक्स, जो कि जिनके बिना हम ये डॉक्टर्स डे नहीं मना सकते हैं। तो आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, और मैं दुआ करूंगा कि सारे हमारे मरीज स्वस्थ रहें और उन्हें हमारी जरूरत कम से कम पड़े। धन्यवाद। बहुत ठीक बात कह रहे हैं सर आप। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप डॉक्टर अरोड़ा की इस बात से कि समय समय पर जो रिश्ते रहे हैं मरीज और डॉक्टर्स के बीच में, उसमें उस सोच में बदलाव आया है? आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इंडिया न्यूज़ का जी, कि उन्होंने डॉक्टर डे के मौके पर डॉक्टर्स को सैल्यूट किया और डॉक्टर की सर्विसेज को सराहा। जो डॉक्टर गिरीश ने कहा है बिल्कुल सही है, समय के साथ बदलाव आता है। जो समय 40 साल पहले था वो समय आज नहीं है। जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप 40 साल पहले थे वो आज नहीं है, और ये हर तरफ बदलाव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, उसी तरीके से नई दिशा में चलते हैं। और इस बदलाव के साथ डॉक्टर्स को भी अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आगे होता था कि जो डॉक्टर ने कर दिया वो ठीक है, आज डॉक्टर को भी ये दिखाना पड़ता है और दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा। तभी डॉक्टर्स के प्रति विश्वास बढ़ेगा। वरना मरीज 100% रिजल्ट चाहता है, और ये 100% रिजल्ट शायद भगवान ही दे सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकते। तो डॉक्टर क्या कुछ कर सकते हैं उस मरीज के लिए, अगर डॉक्टर जी बता के चलेंगे तो विश्वास मजबूत होगा, वरना ये दरार चौड़ी होने का अंदेशा भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, आप से मैं अब सवाल ले लेती हूँ
सर, कोविड में हमने देखा किस तरह से चीज़ें बदली हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ा है। जो कोविड का शिकार हुए उन पर तो इफेक्ट पड़ा ही है, जो लोग इसकी चपेट में नहीं आए, किसी कारणवश बच गए, उन पर मेंटली इफेक्ट पड़ा है। तो कितना ज़रूरी है कि जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं उसके साथ साथ जो मेंटल स्टेटस है वो भी ठीक रहे। चीज़ें कैसा लगता है आपको, किस तरह से कितनी बदली हैं? मुझे लगता है कि अब कोविड के इफेक्ट से काफी हद तक तो हम लोग बाहर आ गए हैं। हालांकि केसेस ऑन एंड ऑफ अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो एक पैनिक था, जो एक भय का माहौल था, जो कि हम लोग मान के चलिए पिछले साल जो हमने कोविड की वेव एक झेली थी और उससे पिछले साल भी जो झेली थी, वो शायद सिचुएशन अभी नहीं है। और हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना ही आए, क्योंकि वो बड़ी लाचार सिचुएशन थी सबके लिए, हम लोगों के लिए, सरकारी प्रणाली के लिए भी और मरीजों के लिए तो थी ही थी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है और अब काफी हद तक तो हम रिकवरी के रास्ते पे चल ही चुके हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल जायज है कि पिछले 2 साल से कोविड की मार ने शायद फिजिकली इतना डैमेज नहीं पहुंचाया जितना कि जितने लार्ज स्केल पे एक मेंटल हेल्थ को जो नुकसान पहुंचाया है, जो अभी भी शायद रिकवरी मोड में नहीं आई है या आ रही है, तो वो धीरे काफी स्लो स्पीड पे है। अब समस्या यहाँ पे आ जाती है कि कोविड अभी गया नहीं है, केसेस अभी भी आ रहे हैं, वायरस कभी भी म्यूटेट कर सकता है और गहरे और नए खतरनाक रूप में भी आ सकता है। हो सकता है बल्कि आने वाले कुछ सालों में ये धीरे धीरे करके ये शायद खत्म ही हो जाए, एक रूटीन की बीमारी बनती भी रह जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोरोना चला गया तो कल को कोई और नया वायरस नहीं आएगा आने वाले 5 साल 10 साल में। तो कहीं ना कहीं इस सारे में मैंने तो पिछले 2 सालों में कोविड की लहर में यही देखा है कि वो लोग ही उतने अच्छे रिकवर कर पाए जिनका मेंटल स्टेट बड़ा स्ट्रांग था, जो मेंटली बड़े स्ट्रांग, जिन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा, अपने को कभी हिम्मत नहीं हारने दी, अपनी भी बंधाई और अपने आसपास वाले सबकी भी बंधाई। तो जो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, स्पेशली पोस्ट कोविड जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने अपने किसी नजदीकी को खोया है या आप खुद कोविड से ग्रस्त रहे हैं, उसकी वजह से दिमाग में एक डर बैठ गया है, आप अपने जितने नियर एंड डियर हैं उनसे आप खुल के बात करें, दिल की बात को दिल में मत रखें, दबा के मत रखें, अपने डर को अंदर मत रखें, उसको बाहर आने दीजिए। जो सिचुएशन आपके या हमारे साथ हुई है वो शायद हर किसी के साथ हुई है पिछले साल 2 सालों में, कभी ना कभी हर कोई सिचुएशन से निकला ही निकला है। तो बजाय इसको कि उसको छुपा के रखने के, वो और बढ़ेगा। बेहतर है बातचीत करें। अगर कहीं पे डिप्रेशन का अंदाजा लगता है, अंदेशा लगता है, तो वो शायद आपको ना पता चले लेकिन आपके आसपास रहने वालों को ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। तो एक्सपर्ट डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनकी भी सलाह लें, पर बातचीत करें, मिलते रहें, जुलते रहें, अपने आप में अकेलेपन से बचें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर अरोड़ा ने यहाँ पर बताई है। डॉक्टर बीके गुप्ता, आई स्पेशलिस्ट हैं आप, सर अच्छा खासा अनुभव है आपका, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बेहतर जवाब इस सवाल का कोई नहीं दे पाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आजकल हम देखते हैं कि चश्मा लगा रहता है, आई साइट की दिक्कत रहती है, आँखों में कमज़ोरी होने की वजह से चश्मा बहुत छोटी सी उम्र में लग जाता है। सवाल ये है जो कि हर अभिभावक के मन में रहता है कि क्या वो चश्मा एक बार लगने के बाद उतर सकता है, पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या फिर वो जीवन भर का साथी बन जाता है? पहले तो मैं इसको कोरोना के उपलक्ष्य में इसका जवाब देना चाहूंगा जी। कि जब कोरोना शुरू हुआ तो बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। पहले कुछ महीने बच्चे सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पर गेम्स खेलने के लिए लगे रहे, और जब उनके स्कूल खुले और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो उन्होंने भी उन बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर चिपका दिया, और 2 साल तक बच्चे लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर दिन में 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12-12 घंटे तक टिके रहे। अब अप्रैल से जैसे स्कूल खुले, बच्चों ने स्कूल जाके ब्लैक बोर्ड देखा तो उनको पता चला कि हमें तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो अप्रैल मई में 2 महीनों में बच्चे नॉर्मल से दुगने बच्चे आए हैं जिनको कि चश्मे लग गए, चश्मे का नंबर बढ़ गया। और उसमें एक मेजर कारण यही है कि बच्चे पिछले 1 साल से लगातार 6 से 12 घंटे मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर लगे हुए हैं बिना पलक झपकाए। कोरोना का एक ये इफेक्ट नेत्र रोगों के ऊपर बहुत पड़ा है कि चश्मे बच्चों को लग गए हैं या बढ़ गए हैं। दूसरा आपका सवाल था कि क्या चश्मे उतर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। चश्मे सारी उम्र लगाने जरूरी नहीं है।
अक्सर हम कहते हैं कि बच्चों का नंबर 18 साल तक बढ़ता है, उसके बाद लगभग स्टेबल हो जाता है। तो 18 साल की उम्र में पहुंचकर बच्चे अपना लेजर विधि के द्वारा चश्मा उतार सकते हैं। चश्मे का नंबर जितना मर्जी हो, पहले था कि 2 3 4 नंबर है, 6 नंबर तक उतरता था, अब इसे ज़्यादा नंबर के लिए भी अलग अलग तरह के लेजर के प्रोसीजर या ऐसे लाए हैं। उस उम्र में हर नंबर का चश्मा, लगभग हर उम्र का चश्मा उतर सकता है लेजर के द्वारा या आईसीएल के द्वारा। एक और प्रॉब्लम इन्हीं बच्चों में आती थी आगे, केराटोकोनस, कि उनका नंबर ज़्यादा है और ज़्यादा के कारण जो आगे कॉर्निया की झिल्ली है उसका कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि आम लेजर नहीं हो सकता। उनका इलाज भी C3R के द्वारा, लेजर के द्वारा, अल्ट्रावायलेट राइज के द्वारा हो सकता है। मतलब है कि हर किस्म के बच्चे को जिसका कोई चश्मा लगा है, कोई ना कोई साधन है उसका चश्मा उतरने का 18 साल की उम्र के बाद, जब नंबर स्टेबल हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, ये बड़ी बात डॉक्टर गुप्ता की तरफ से बताई गई है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बचपन में अगर चश्मा लग गया तो वो वापस हट नहीं सकता। ध्यान देने की जरूरत है, उसे हटाया भी जा सकता है। डॉक्टर गिरीश अरोड़ा, चूंकि सर आप लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमेशा घिरे रहते हैं पेशेंट से, आप लोगों के बिना जीवन भी नामुमकिन सा है। क्योंकि आजकल खान पान में जिस तरह से बदलाव हुआ है, जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, चाहे छोटे बच्चे को ले लीजिए या फिर बुजुर्ग को, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं को, अलग अलग बीमारियों से लोग आजकल बहुत ज़्यादा ग्रस्त जल्दी से हो जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि कोविड का एक्सपीरियंस सर हम जानना चाहेंगे आपका। उस वक्त जब सब लोग घरों में कैद थे, आप लोगों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। उस दौरान का आपका एक्सपीरियंस सर अगर आप शेयर कर पाए, क्या डॉक्टर्स को कभी डर नहीं लगता? आपने बड़ी कह लीजिए कि कुछ बुरी यादों को छेड़ दिया इन ये सवाल पूछ के। लेकिन शायद दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन कि चाहे अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरा हो तो करना तो है ही है। somebody has to do the job। और अगर सारे डॉक्टर्स अगर ऐसा सोचने लग गए कि मैं नहीं तो फिर करेगा कौन। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोविड काल में मैंने किसी भी डॉक्टर को अपने मोर्चे से, अपनी ड्यूटी से पीछे हटते नहीं देखा, बल्कि सबने बढ़ चढ़ के अपना काम किया है। 8 घंटे की ड्यूटी को 10 घंटे किया है, 10 घंटे वाली को 16 घंटे किया है, और 16 घंटे वाले को 48-48 घंटे तक काम किया है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि जिनकी कोविड वार्ड में ड्यूटीज थी, उनको ये भी मालूम था कि उनको भी किसी भी टाइम कोविड हो सकता है। वो जबकि हर टाइम वो कोविड के पेशेंट में घिरे रहते थे। ये भी तब की बात है जब कोविड का वायरस बहुत खतरनाक था, बहुत डेथ्स हो रही थी उसकी वजह से, और बहुत कोई क्लियर कट गाइडलाइंस तब उस टाइम पे थी नहीं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए तो करना क्या है। तो वो दवाइयों का कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था। इट वाज अ वेरी न्यू डिजीज 2 साल पहले की अगर बात करें तो। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर डरे ना डरे, लेकिन उसके परिवार वाले तो जरूर डर के ही रहते हैं ऐसे में। जो उनके बच्चे होंगे, जो उनके पेरेंट्स होंगे, जो उनके स्पाउसेस होंगे, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनका एक डर तो रहता है। उनको ये नहीं, उस टाइम पे ये नहीं पता था कि जो कोविड वार्ड में ड्यूटी पे जा रहा है वो वापस जब आएगा वो कोविड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और डॉक्टर के मन में सिर्फ ये होता था कि मैं खतरे से खेल ही रहा हूँ, कहीं मेरा परिवार भी खतरे में ना आ जाए। तो कितने डॉक्टर्स तो मैं ऐसे जानता हूँ जो कि 1-1 महीना 2-2 महीना घर वापस ही नहीं गए। अलग कमरे में रहे, या घर के बाहर कोई अलग कमरा था जो कि कभी नौकरों के लिए इस्तेमाल होता था, या गाड़ी का गैराज था, वो 1-1.5 महीना वो उसी में रहे जब तक उनकी कोविड वार्ड में ड्यूटी रही है, जब तक उनको कंफर्म नहीं हुआ कि हम नेगेटिव और अपने परिवार के पास सकुशल वापस जा सकते हैं। तो सबके लिए मुश्किल टाइम था। मतलब नॉट इवन मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए, आम पब्लिक के लिए भी, जो हमारे सरकारी महकमे थे, जब ये हर तरफ चीजों की शॉर्टेज हुई पड़ी थी, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो। और शायद वो एक ऐसा टाइम था कि जब कोविड ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया था। उस टाइम कोई राजनीति नहीं हो रही थी, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा था, कोई हर कोई सपोर्ट कर रहा था। मतलब किसी के पास अगर 1 सिलेंडर है तो वो उसमें वो 2 को भी इस्तेमाल करने को दे रहा था। तो वो ऐसा टाइम था कि जिसमें सारे इकट्ठे हो गए थे। हमारे 130 करोड़ लोग थे, तो सारे के सारे उस टाइम पे इकट्ठे थे। वो इट वाज अ सिंगल यूनिट, और सबने मिलकर मुकाबला किया था।
एंड शायद उसी की बदौलत है कि हम लोगों ने इतनी फास्ट रिकवरी भी करी। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो 5-5, 6-6 वेव्स आई और आती रही हैं और अब भी आ रही हैं, लेकिन शायद हम लोग ऐसे थे कि हम पहली और दूसरी वेव के बाद भी में ही हम इतने सक्षम हो गए कि अगली वेव का ठीक है, थोड़े बहुत केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल की वेव दोबारा ना आई, बिल्कुल। नहीं आई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो आएगी भी नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस बारे में, नहीं तो ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पे तो जितना बोले उतना कम है। जी बिल्कुल। और सर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बिल्कुल इस बात को साबित कर दिया। एक कहावत है कि अपने लिए तो सब करते हैं, औरों के लिए कभी करो। तो डॉक्टर्स वही काम करते हैं। कोरोना काल में सर आपने बताया कि घर वाले, परिवार वालों को किस तरह से चिंता होती है और कितना मुश्किल ये रहा होगा कि अपने परिवार वालों से दूर रहकर औरों के लिए काम करना है, मरीजों को अपने बचाना है, प्राथमिकता पहले वो है। डॉक्टर बीके गुप्ता, आपसे सर अब मेरा सवाल ये है कि आजकल बहुत ज्यादा आंखों में बीमारी की जो समस्या है वो बहुत कॉमन हो गई है। इसके पीछे का सर कारण क्या है? क्या हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली और इलाज क्या है? कैसे बचा जा सकता है आंख की बीमारी से? आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है। आंखों की लगभग हर टाइप की बीमारी, और इसमें हर चीज इसके लिए जिम्मेवार है। चाहे हमारा रहन सहन, चाहे हमारा खाना पीना, चाहे हमारा सारा दिन कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर लगे रहे। जी चाहे कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन 10 से 12 घंटे हर चीज़ का देखना कम से कम है। और इसके साथ जितना आजकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, चाहे व्हीकल्स का है, चाहे जनरल है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आंखों पर असर को डालती है। और सबसे कॉमन है इसके कारण ड्राई आई, आंखों का खुश्क हो जाना। ये जो आंखों के आंसू हैं वो नॉर्मल ना बन पाना, या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और उस लगभग आज की डेट में हर इंसान को ड्राई आई का ट्रीटमेंट या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप की जरूरत पड़ती है। और साथ में ओमेगा एसिड्स या विटामिन ए या इस टाइप की चीज़ें जिसकी तेज सब्सिट्यूट जरूरत पड़े। दूसरा, आज की डेट में हर किसी को कॉमन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन हो गया है। एलर्जी की बीमारियां, फिर जैसे बरसात के दिनों में इन्फेक्शन हो जाने, वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। और इसके लिए बचाव के यही है, पहली चीज़, अपनी आंखों को हाथ मत लगाओ, और जब भी लगाओ तो हाथ धोकर लगाओ। समय समय पर आंखों को साफ पानी या ठंडे पानी से धोते रहो। समय समय पर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल लीजिए। और अगर संभव है तो चश्मा नंबर का तो नंबर का, वरना जीरो का। और आजकल जो एंटी ग्लेयर या ब्लू बर्ड चश्मे चलाते हैं उनसे भी कुछ ना कुछ पॉसिबल है। और जो लोग कंप्यूटर मोबाइल पे काम करते हैं उनके लिए यही है तो थोड़ा काम कम कर लें, घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट कर लें, आंखों को बहुत आराम मिलता है। जी थोड़ा सा अपना डिस्टेंस कंप्यूटर से बढ़ा लें या एंगल बढ़ा लें या ब्राइटनेस कम कर लें। ये छोटी छोटी बातों से जो आंखों के ऊपर थकान होती है या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी कम हो जाता है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो वे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो डॉक्टर की राय है उसको मानिए। यही चीज़ें हैं जो कि आज के हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेंज हुई। बिल्कुल। तो कैसे अपनी आंखों को बचाया जा सकता है, कैसे देखभाल की जा सकती है, इसकी जानकारी डॉक्टर बीके गुप्ता हमें दे रहे हैं। हर एक अंग शरीर का बहुत ज़रूरी है डॉक्टर अरोड़ा, चाहे वो कोई भी क्यों ना पार्ट हो हमारी बॉडी का, एक एक पार्ट का एक अलग महत्वपूर्ण योगदान है। सर आपसे मेरा सवाल फिलहाल ये है कि आप एक बेहतर जीवन के लिए क्या टिप देना चाहेंगे, चूंकि कई हजारों लाखों करोड़ों दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। एक बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, बीमारियों से दूर रहने का मूल मंत्र क्या? काफी सारी चीजें आ जाती हैं इसमें सबसे पहले तो आपका जो अपना लाइफस्टाइल है वो सुधारिए। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये तो गुरु मंत्र ही है। इसके अलावा जो आपका खान पान है उसका ध्यान रखना जरूरी है। जी अगर बढ़ती उम्र के साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसके चांसेस होते हैं आने के, तो उनका टाइम टू टाइम चेकअप होना जरूरी है कि वो कहीं ऐसी दिक्कत आ तो नहीं रही है। और प्लस
जितना हो सके अपने आसपास के जो जहां आप लोग रहते हैं या हम लोग रहते हैं वहां पे उसका साफ सफाई का हम उतना ही ध्यान रखें, सैनिटेशन को मेंटेन करके रखें, हाइजीन को मेंटेन करके रखें। एक रोज का आधा घंटा अपने एक हल्के व्यायाम के लिए जरूर निकालें, चाहे वो सिंपल वॉकिंग ही क्यों ना हो। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की आदत डालें। हम लोगों को, स्पेशली हम इंडियंस को काम का स्ट्रेस लेने की बहुत आदत है। हम रात को 8-8, 9-9 बजे तक हम, मतलब मैं अपनी सबकी अपनी भी बात करके चल रहा हूँ, एज डॉक्टर्स भी हम रात को 8-9 बजे तक हम लोग काम में डटे रहते हैं, ना करते डेली का 12-14 घंटे का एवरेज एक वर्किंग आवर्स हम लोग डिवोट करते हैं काम की तरफ। लेकिन उसके साथ डेली का 1 घंटा डी स्ट्रेस करने के लिए भी बहुत जरूरी चाहिए कि जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम कर सके। जी। और जितना मैं समझता हूँ कि जितना मेंटल स्ट्रेस कम होगा उतनी बीमारियां दूर रहेंगी, उतना शांत रहेंगे। साथ में आपके मन से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 70% जो जनता है वो गांव में रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो शहरों में हैं। जी। तो गांव के जो हमारे लोग, रहने वाले लोग हैं, उन तक अच्छी मेडिकल सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए आने बिल्कुल वाले सर, टाइम में महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। देखिए कई अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां तक जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंची है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे सर, सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। इंडिया न्यूज की ये खास पेशकश नेशनल डॉक्टर्स डे पर लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।